Jai Hind doston. Welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 26 I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को एमसीक्यूज की हेल्प से प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव के लिए देखेंगे। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, डीईडब्ल्यूज। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, अगर मैं ब्रीफली तुम्हें इसके बारे में समझाऊं तो देखो, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, या जैसे सपोज हमारे पास एक गन है और हमें किसी ऑब्जेक्ट को निशाना लगाना है, तो हम गन का ट्रिगर पुल करते हैं या मिसाइल लॉन्चर्स का ट्रिगर पुल करते हैं और वो प्रोजेक्टाइल जाकर उसे हिट करता है, बुलेट जाकर हिट करता है। यहाँ पे हम एनर्जी लेजर्स के थ्रू सामने वाले प्रोजेक्टाइल को टारगेट करेंगे। यही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है। बाकी डिटेल्स अभी हम आगे देखेंगे। सेकंड है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेशनल कैपिटल दिल्ली की जो पुअर एयर क्वालिटी है, पुअर क्या, तो वो वर्ष वाले हालात में पहुंच चुकी है, उसको लेकर कई टाइप के मेजर्स सरकार अभी अप्लाई कर रही है। खैर, सरकार देर से नींद से जागी है, तो ऐसे ऐसे जो भी मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या मैनेज एयर क्वालिटी मैनेज करने के तरीके हैं, वो न्यूज में आते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। थर्ड इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचर की दुनिया में भारत के सर्वोच्च हाईएस्ट ऑनर से माना जाता है। इंडिया के हर कॉर्नर से, आसाम से, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, गुजरात से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, सेंट्रल पार्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हर जगह से अलग अलग लोगों ने, जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से ताल्लुकात रखने वाले एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था और रिसेंटली ही उनका इंतकाल, उनकी डेथ हुई है। फोर्थ वुड बी ओपेक एंड ओपेक प्लस नेशंस। ओपेक, ओपेक के बारे में ब्रीफ आइडिया तो तुम्हें होगा ही। ये वैसे नेशंस हैं जो ऑयल के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल या मैनेज करने का काम करते हैं। हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। फिफ्थ टॉपिक होगा यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, और उसके बाद फिर हम लोग कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज आपके लिए नया प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। आप यहां देख सकते हो दैट अपोलो माइक्रो सिस्टम गेट्स एक्सेस टू टू डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम टेक ऑफ डीआरडीओ। इससे एक चीज हमें समझ में आ गया कि ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, तो डीआरडीओ ने किया था। एंड नाउ अपोलो माइक्रो सिस्टम को इसका अप्रूवल मिला है। ये ना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी दिखाता है और ये दिखाता है कि किस तरह प्राइवेट फील्ड भी अपोलो माइक्रो सिस्टम, इंडिया की जो प्राइवेट फर्म्स हैं, ये किस तरह से डिफेंस के फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। नाउ कम टू द डीईडब्ल्यूज। हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोजेक्टाइल टू न्यूट्रलाइज टारगेट्स। बिल्कुल जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हम यहाँ पे ना फिजिकल प्रोजेक्टाइल्स, बुलेट या मिसाइल्स को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज करेंगे अपने किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज या हिट करने के लिए। Second, direct energy weapons travel at the speed of sound and therefore require advanced targeting and tracking time. स्पीड ऑफ साउंड में नहीं गाइस, स्पीड ऑफ लाइट में ये ट्रेवल करते हैं, बिकॉज लेजर बीम से टारगेट किया जाता है। ठीक है, सो सेकेंड रॉन्ग हुआ। थर्ड, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स आर कंसिडर्ड कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू लो फर्स्ट शॉर्ट कॉस्ट एंड द एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल एम्यूनेशन। बिल्कुल, यहाँ पे कन्वेंशनल एम्यूनेशन यूज किया नहीं जा रहा है, बुलेट यूज किया नहीं जा रहा है, मिसाइल प्रोजेक्टाइल यूज नहीं किया जा रहा है। दैट्स वाई ना ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये बड़ी यूनिक बात है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे सोचने में, जब हम देखो ये पिक्चर में तुम्हें दिखाता हूँ, बड़ा अच्छे से समझ आएगा, है ना। ये देखो, लेजर गन्स के थ्रू टारगेट करना प्रोजेक्टाइल्स को, राइट, जो भी टारगेट हमारा उसको न्यूट्रलाइज करना। तो यहाँ अगर आप पिक्चरों में, हॉलीवुड की कई पिक्चरों में आपने ऐसा देखा होगा, तो लगता है कि अरे इसमें काफी कॉस्ट लगेगा। ये कॉस्ट नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्टली नहीं है। 1 and 3 करेक्ट है, और हमें करेक्ट ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। ओके, नाउ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू बिना कोई फिजिकल बुलेट, फिजिकल प्रोजेक्टाइल यूज किए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना। ये ना स्वार्म ड्रोन अटैक को कंट्रोल करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, लेजर एनर्जी से हम लोग यहाँ पर जो हमारे जो भी एयरबॉर्न टारगेट है, इवन ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को भी टैकल कर सकते हैं। मोस्टली एयरबॉर्न टारगेट्स को हटाने के काम आता है। की एडवांटेजेस हैं, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे ऑब्वियसली सिंस लेजर्स का हम यूज कर रहे हैं, सो दे वर्क ऑन स्पीड ऑफ लाइट। प्रिसीजन काफी हाई होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। एंड अनलिमिटेड मैगजीन है। एक बार आपके पास अगर ये टेक्निक डेवलप हो गई, तो लेजर्स जो होते हैं ना, वो अनलिमिटेड, या फिर एटलीस्ट जो जो बैटरी हम यूज करते थे या जो बुलेट्स यूज करते थे, उसके कंपेरिजन में ज्यादा टाइम तक ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वर्क कर सकेंगे।
राइट। सो स्वॉर्म ड्रोन्स के अटैक में या यूएवी जो ड्रोन अटैक होता है, अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से जम्मू कश्मीर वाले रीजन में या पंजाब वाले रीजन में ड्रोन अटैक्स ट्राई किए थे। उस केसेस में ये डीईडब्ल्यूज ना काफी इफेक्टिव साबित होगा। ओके, ये उसका एप्लीकेशन हुआ। आप ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस के एग्जामिनेशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पर इसका रेफरेंस दे सकते हो, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का। अब हम बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम एक हैदराबाद बेस्ड डिफेंस फर्म है जिसको डीआरडीओ से ये टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ट्रांसफर का अप्रूवल मिल चुका है, राइट। एंड सो दिस इज शोइंग द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट फील्ड्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम ना पॉजिटिवली देखें तो अच्छा होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यूएसए, यूरोपियन नेशंस और रसिया जैसे नेशंस में, इसराइल में प्राइवेट फर्म्स भी किसी भी अपने डोमेस्टिक नेशंस के डिफेंस कैपेबिलिटी को, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे अपोलो का ये इन्वॉल्वमेंट डीआरडीओ के साथ, अपोलो माइक्रो सिस्टम का, ये उसी दिशा में एक कदम है। ठीक है, पॉजिटिवली लेना है हमें इसे। सेकेंड टॉपिक था हमारा क्या, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अपडेट देखो ऑल इंडिया रेडियो का, that CAQM, Commission for Air Quality Management, issues so-cause notice for environmental violations to 6 thermal power plants to curb pollution in NCR. 6 थर्मल पावर प्लांट्स एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, उनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया कि भैया आपने एनवायरमेंटल वायलेशन किया है। चलिए हम देखते हैं क्या था वो सो कॉज नोटिस, किस वजह से किया गया, और CAQM क्या है। पहला स्टेटमेंट CAQM के बारे में, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, पहले भी ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसको इसी एक्ट के थ्रू, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है और हमारा पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और पर्पस देखो, इस एक्ट में ही नाम, इस एक्ट के नाम से ही ना पर्पस मालूम पड़ रहा है कि एक ऐसा कमीशन होगा, एक ऐसा मैनेजमेंट ग्रुप होगा जो एनसीआर रीजन में और उसके आसपास के रीजन में एयर क्वालिटी को मैनेज करने का काम करेगा। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस, टेक मेजर्स एंड एंटरटेन कंप्लेंट्स फॉर इंप्रूविंग एयर क्वालिटी इन एनसीआर। क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही तरीका होगा ना जब दिल्ली एनसीआर के रीजन में एयर क्वालिटी को मैनेज करना है तो। Third, it coordinates actions of center and states or UTs and can restrict industries, close them or cut power supply for non-compliance. Yes, ये भी करेक्ट है। ये स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है किसी भी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट। जैसे अभी इनके अगेंस्ट जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया है ना, अगर उस सो कॉज नोटिस के बाद इनके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ CAQM, तो हो सकता है इनका पावर कट कर दे, इनको बंद करने का ऑर्डर दे दे, है ना। इतने पावर दिए गए हैं। हाँ, इस चीज के लिए सेंटर और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा या यूनियन टेरिटोरीज के गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, इट्स jurisdiction कवर द एंटायर कंट्री, नॉट जस्ट द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया। यहां पर गलती हो गया, पूरे देश के लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। CAQM मेनली किसके लिए एप्लीकेबल है, एज पर द एक्ट, एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरिया के लिए। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट हुए थे। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी आर करेक्ट, आंसर क्या होगा भैया हमारा सी, ओनली 3। बुझ रहे हो। चलिए, सो स्टैट्यूटरी बॉडी, इस एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ। इसने पहले से जो एक EPCA नाम की बॉडी थी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बॉडी, उसको रिप्लेस किया। ज्यूरिसडिक्शन इसका एनसीआर रीजन में, मतलब दिल्ली, और जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगते हैं एनसीआर रीजन में, वहां तक है। एंड एडजॉइनिंग एरिया, एडजॉइनिंग एरिया कहाँ हो गया, एनसीआर के बाहर पंजाब का रीजन, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी का रीजन, राइट। जिनके वजह से, जैसे इन रीजन्स में स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलाई जाती है, तो उसकी वजह से नेशनल कैपिटल रीजन की एयर क्वालिटी खराब होने के चांसेस हैं, एक्चुअली होता भी है। तो इन रीजन के भी, इन रीजन्स में भी एक्शंस लेने का राइट किसके पास है, CAQM के पास। ठीक है। अब हम इसके पावर्स की बात करें तो इट हैज ओवरराइडिंग पावर्स। इट कैन इंपोज एनवायरमेंटल कंपेंसेशन एज वेल एज इट कैन order them to shut down. It can order them, it can order the state or the central government, actually it can coordinate with the state and central government or the union territory government to cut the power. ये सारे पावर नहीं इनके पास होते हैं CAQM नाम की इस बॉडी के पास। हम देखते हैं फंक्शन, ये सेंटर और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा अपने ये एक्शंस लेने के लिए। साथ ही साथ इट कैन प्लान एंड इंप्लीमेंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर एनसीआर, कि अच्छा अब अभी विंटर के सीजन में तो इस साल तो हमसे गलती हो गई, अगले साल हम थ्रू आउट द ईयर काम करेंगे विंटर से पहले, सो दैट विंटर में दिल्ली एनसीआर का जो हवा है वो ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो, राइट। डेवलप करने का काम होगा, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कुछ भी हो सकता है एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी को बेहतर करने का। अब बात करते हैं हम किस वजह से ये न्यूज में रहा। तो न्यूज में रहा 6 थर्मल पावर प्लांट्स पे कुछ
एनवायरमेंटल उनके जो एनवायरमेंटल लॉज थे या एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थे उनको फॉलो नहीं करने की वजह से सो कॉज नोटिस शो किया गया। किस वजह से? वहां पर न्यूज में रहा बायोमास को फायरिंग पॉलिसी। क्या होता है बायोमास को फायरिंग पॉलिसी? इस बायोमास को फायरिंग पॉलिसी में एक प्रोविजन है कि आप कोल के साथ साथ बायोमास को भी जलाओगे। इससे क्या होता है ना कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना वो जल जाता है। ये मैंडेट क्या बोल रहा है 2023 के रूल के अकॉर्डिंग, अंडर द एनवायरमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बाय थर्मल पावर प्लांट्स रूल, इट इज मैंडेटरी फॉर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू यूज अ मिनिमम ऑफ 5% ब्लेम ऑफ बायोमास पैलेट्स। ठीक है, इसको याद रखिए, ये मेंस के लिए भी बड़े काम आएगा कि 2023 के इस एनवायरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये ना किसी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए मैंडेटरी बनाया गया है कि आपको 5% तक बायोमास पैलेट्स या फिर जो पैडी स्ट्रॉ होता है या बाकी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे जो गोइठा या उपला जैसा जो चीज है उसको आपको कोल के साथ जलाना पड़ेगा। इसका पर्पस क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा? तो ये ना एक्स सी2 मैनेजमेंट के काम आता है। एक्स सी2 मैनेजमेंट, देखो अब हमारे खेतों में जो एग्रीकल्चरल वेस्ट बन जाता है अगर हम उसे वहीं पर जला दें तो वो ना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। हम क्या करेंगे, उस पैडी स्ट्रॉ को उपला बनाकर गोईठा बनाकर या किसी भी फॉर्म में लाकर कोल पावर प्लांट में जलाएंगे और उसका कंप्लीट बर्निंग करेंगे जिससे कि हार्मफुल गैसेस कम से कम निकले। समझ रहे हो? तो ये एक्स सी2 मैनेजमेंट हो गया। हम फील्ड से लेकर कोल पावर प्लांट पर ला रहे हैं और वहां पे जला रहे हैं। ऑफ साइट हुआ ना, इसलिए इसको क्या बुलाएंगे, एक्स2 मैनेजमेंट। एंड देन ऑब्वियसली कार्बन न्यूट्रलिटी भी, क्योंकि कोल के ऊपर रिलायंस थोड़ा तो कम होगा। 5% तक अगर हम एग्रीकल्चरल ब्लेंड जला रहे हैं तो कोल के ऊपर रिलायंस भी कम हुआ कि नहीं हुआ ना? याद रखिएगा इसको मेंस के लिए भी, बायोमास को फायरिंग पॉलिसी। ठीक है, उन लोगों ने इस चीज को फॉलो नहीं किया अच्छे से, उनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया, हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स थे। थर्ड टॉपिक है ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड। आप यहां देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल दैट ज्ञानपीठ विनर विनोद कुमार शुक्ल पासिस अवे एट 1888। एट द एज ऑफ 88 ही पास्ड अवे। विनोद कुमार शुक्ल जी, है ना, इन्होंने हिंदी में अपनी मेन कंपोजिशंस लिखी थी। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, ये उनकी जन्मभूमि थी और इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलो एक और प्रश्न तुम्हारे लिए, तुम एक काम करोगे, तुम आसाम से या आसाम के आसपास बाकी एडजॉइनिंग स्टेट से आपने ये ढूंढिएगा कि किन किन लोगों को इस हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, ये ढूंढकर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, ताकि आपका भी खुद का रिवीजन हो जाएगा और इन लोगों के बारे में आप जान भी सकोगे जिनके बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया एंड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ इन 1961। बिल्कुल, ये JNAN, इसको ज्ञान पढ़ेंगे, यह ज्ञ, हिंदी वर्णमाला का ये शब्द ज्ञ। ठीक है, इसको आप वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, GYAN भी लिख सकते हो, बट JNAN लिखा जाता है यूजुअली। अब यू कैन यूज बोथ द थिंग्स, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। सो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना वो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, भारत में दिया जाता है, जिसको भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूशन ने 1961 में स्टार्ट किया। Since 1982, the award has been given for an author's lifetime contribution to literature rather than a single work. Yes, 1982 से ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ एक सिंगल वर्क के लिए नहीं बल्कि किसी ऑथर के लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। Third, the award is restricted only to works written in languages listed in the eighth schedule of the Constitution and exclude English. Actually, it does not exclude English. अगर कोई राइटर इंग्लिश में भी, कोई ऑथर इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, उसके लिए भी ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। सो थर्ड रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट नहीं ढूंढना था, अगर करेक्ट ढूंढना होता तो हम डी चूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। आंसर क्या होगा, B3 ओनली। चलिए, सो ज्ञानपीठ अवार्ड ये एनुअली दिया जाता है लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। इनिशियली इट वाज गिवन फॉर ए स्पेसिफिक वर्क, बट सिंस 1982 इट इज गिवन फॉर राइटर्स लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। मतलब किसी राइटर की पूरी जिंदगी के वर्क के लिए, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया जाएगा। शुरू में इन्हें किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए दिया जाता था, 1982 से लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। Right, it can be awarded in all the 22 languages which are included in the 8th schedule of the constitution as well as English. इसके साथ आपको ये 11 लाख कैश प्राइज और ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती, मां सरस्वती की एक ब्रॉन्ज रेप्लिका भी दी जाती है। ये है विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनके अभी देहांत हुआ है। ठीक है, भगवान इनके आत्मा को शांति दे, मां सरस्वती इन्हें अपने चरणों में जगह दे, यही हमारी कामना है। फर्स्ट विनर की हम बात करें तो पहले विनर ज्ञानपीठ अवार्ड के जी शंकर कुरूप साहब थे, जो मलयालम लिटरेचर में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करें तो ये हिंदी पोएट ऑथर, एक बड़े जाने माने पोएट, जिनका जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ में हुआ। राइट, ही वाज द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ही वॉज ऑल्सो रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसके भी हकदार हैं, इससे भी सम्मानित किया गया है इन्हें। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो मैजिक रियलिज्म इन हिंदी के लिए जानी जाती है, कि इन्होंने हिंदी में और बड़े अच्छे कंपोजिशन है गाइस, तुम पढ़ने की कोशिश करना, किसी रोज मैं भी तुम्हें ये सुनाऊंगा, आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, मैं किसी रोज तुम्हें इनके कुछ कंपोजिशन सुनाऊंगा, वो ना आपको अपने रूट्स, अपने घरों की याद दिलाएगा, है ना, वो आपको भारतीय कल्चर की याद दिलाएगा। ये इनके कंपोजिशन में था, दैट्स व्हाई मैजिक रियलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड की कुछ डिटेल्स हैं, आप एक बार इस टेबल को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए फोर्थ टॉपिक है हमारा ओपेक एंड ओपेक प्लस। ओपेक एंड ओपेक प्लस क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि रूटर्स के अकॉर्डिंग चाइना ओवरटेक्स ओपेक प्लस एज द मेन ऑयल प्राइस मेकर। अच्छा, अब चाइना यहां पर भी देखो क्या कर रहा है, ये ओपेक प्लस नेशन से भी ज्यादा ऑयल प्राइस मेकर या ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने में अपने रोल को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे लड़ते रह जाते हैं, और यहाँ पर चाइना हमसे आगे निकलते जा रहा है। हमसे क्या, हम तो ओपेक में कहीं है भी नहीं, ओपेक प्लस नेशन से आगे निकलते जा रहे हैं। यही समझने की बात है, क्या ही कर सकते हैं। चलो, पहला स्टेटमेंट, OPEC Plus refers to the grouping of OPEC members country along with major non-OPEC oil producing nations that coordinate crude oil production policies। देखो, सबसे पहले ना OPEC ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे। उसके बाद नॉन ओपेक मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और फिर बनता है ओपेक प्लस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल तरह से सही है, वही चीज लिखा हुआ है। पर्पस इनका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसीज, है ना, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसीज को लेकर ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना। Second, all members of OPEC Plus are legally bounded by treaty to comply with production quotas decided by the grouping। कोई ऐसा लीगल बाउंडिंग नहीं होती है गाइस, लीगल बाइंडिंग अगर हो जाएगी ना, तो फिर तो इन देशों की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, सॉवरेनिटी को खत्म कर लिए के लिए लीगल बाइंडिंग वाले मेजर्स ना नहीं अप्लाई होते हैं या रेयरली अप्लाई होते हैं। ठीक है। थर्ड, OPEC was founded in 1960 with the objective of coordinating and unifying petroleum policies among its member country। बिल्कुल कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जाता है, प्राइस फिक्स करने के लिए नहीं। सो करेक्ट ढूंढना था हमें, इस बार आंसर क्या होगा? 1 एंड 3 ओनली। आइए ओपेक के डिटेल्स देखें। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू ओपेक का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेटिंग ऑयल प्राइसेस एट द ग्लोबल लेवल। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, हालांकि ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। बड़ा यूनिक बात है ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, बट द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज लोकेटेड एट ऑस्ट्रिया। करंट बात करें तो करंट मेंबरशिप 12 देशों की है, जिसमें मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, ये सारे देश शामिल हैं। रिसेंटली अंगोला ने 2024 में ओपेक ग्रुप को छोड़ दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इसका पेट्रोल पॉलिसीज को यूनिफाई करना, सिक्योरिंग फेयर एंड स्टेबल प्राइस फॉर प्रोड्यूसर्स। जो भी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो भी ये ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिनके पास ऑयल वेल रिजर्व्स हैं, उनको फेयर प्राइस मिल सके, एंड टू इंश्योर एन एफिशिएंट सप्लाई टू कंज्यूमिंग नेशंस, कि बाकी कंज्यूमिंग नेशंस उनका किसी भी बायलैटरल रिलेशंस की वजह से या दुनिया में चलने वाले किसी भी पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से उनके ऑयल सप्लाई को कोई भी बाधा नहीं पहुंचे। राइट, ये सारे मेन इनके ऑब्जेक्टिव थे। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन है शिफ्ट इन प्राइस इन्फ्लुएंस। हम चाइना के इन्वेंट्री डाटा की बात कर रहे हैं। चाइना ने अभी ओपेक प्लस नेशन से ज्यादा ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, या ऑयल प्राइसेस से अपना रोल प्ले किया। सो नाउ दिस इज शोइंग अ शिफ्ट इन प्राइस इन्फ्लुएंस, कि चाइना अब ओपेक प्लस नेशन से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन को या ऑयल प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। It is also showing the buffer role of China, that somewhere in future the China can absorb the excess supply and release reserves to prevent extreme price swings। हाँ, इसके लिए देश का, हमारे देश का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कि अगर मान लो फ्यूचर में ऑयल प्राइस अचानक से इंक्रीज हो, और चाइना उस केस में क्या कर सकता है ना, उस अचानक से उस सडन इंक्रीज इन प्राइस के शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर भारत के रिलेशन उसके अच्छे साथ हो, तो भारत को भी इसका फायदा होगा, एंड मार्केट सर्टेनिटी भी इससे इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए ओपेक प्लस की बात करें तो 2016 में ओपेक प्लस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ओपेक और नॉन ओपेक नेशन साथ में आते हैं। प्लस मेंबर्स कौन कौन से थे? उसके लीडर है रसिया, बाद में साथ ही साथ जुड़ते हैं अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान एंड सूडान। ये सारे देश ओपेक नेशंस के साथ जुड़ते हैं कब? 2016 में। नॉट टुगेदर ओपेक प्लस कंट्रोल अप्रॉक्स 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। पूरे ग्लोबल लेवल के 40% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को ओपेक प्लस नेशंस कंट्रोल करने का काम करते हैं। याद रखो, चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल नाउ चाइना प्लेइंग अ मेजर रोल इन ऑयल प्राइसिंग।
ठीक है। तो ये एक तरह से अगर हम देखें भारत और चाइना के रिलेशंस को, तो खैर अब बेहतर हो रहे हैं, तो हमें बेहतर करने भी चाहिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, दैट शुड बी द गोल। और दूसरी तरफ हम ये देखें तो ओपेक प्लस नेशंस की मोनोपोली भी थोड़ी कंट्रोल होगी, एक बढ़िया अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन चाइना का जो इतिहास रहा है, जिस तरह से चाइना ने बिहेव किया है, आगे जाकर कंसर्न भी हो सकता है। चलिए आगे हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही। फिफ्थ टॉपिक है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज से क्या बोला जा रहा है। द हिंदू के आर्टिकल के अकॉर्डिंग दैट यूनाइटेड नेशंस इलेक्ट्स फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट बरहाम सलेही एज हेड ऑफ रिफ्यूजी एजेंसी। अच्छा, इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट बरहाम सलेही को यूएनएचसीआर के रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के हेड के रूप में इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए ये एक फैक्ट है, याद रखेंगे। इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए ये भाई साहब। यूएनएचसीआर की बात करें तो उनसे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट यूएनएचसीआर इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एस्टैब्लिश्ड इन 1950 टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज एंड स्टेटलेट पर्संस वर्ल्ड वाइड। एकदम सही बात है, यूनाइटेड नेशन जो कि 1940s में वर्ल्ड वॉर टू के जो भी जख्म थे उसको कम करने के लिए फॉर्मेशन हुआ, और जल्द ही 1950 में इसने एक यूएन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का फॉर्मेशन किया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी कई रिफ्यूजीज थे जो अलग अलग देशों में भटक रहे थे, उनके सेफ एंड सुरक्षित सेटलमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस एचसीआर तब से काम कर रहा है। दूसरा, इंडिया हैज नॉट साइन द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड द 1967 प्रोटोकॉल पार्सली ड्यू टू देयर यूरोसेंट्रिक फोकस ऑन इंडिविजुअल परसिक्यूशन। ये भी सही बात है, हालांकि इंडिया यूएनएचसीआर में अपने सारे रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी इन कन्वेंशन को इंडिया ने नहीं साइन किया है। क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया कहता है कि यूएनएचसीआर का मेन फोकस यूरोसेंट्रिक या यूरोपियन नेशंस की तरफ रहता है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज नॉट साइन दिस कन्वेंशन। बट दिस डज नॉट मीन दैट इंडिया डज नॉट एड्रेस द रेफ्यूजी क्राइसिस आइदर इन इट्स नेशन और इन अदर नेशंस, है ना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि हम रेफ्यूजी क्राइसिस को या रेफ्यूजीज को मानवता के नजरिए से नहीं देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट फिलहाल के लिए करेक्ट है यहाँ पर। आइए यूएनएचसीआर की बात करते हैं। तो यूएनएचसीआर का फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये मेन एजेंसी है विद द मैंडेट टू एड एंड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज। मान लो किसी देश में, जैसे बांग्लादेश में अभी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के अगेंस्ट, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट काफी वायलेंस हो रहा है, तो अगर सपोज उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़े तो यूएनएचसीआर वहां पर इंटरवेन कर सकता है, राइट। ऐसे सारे मेजर्स लेने के लिए यूएनएचसीआर के पास मैंडेट है, राइट्स है। की कन्वेंशन की बात करें तो इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल व्हिच डिफाइन हु अ रेफ्यूजी इज एंड देयर राइट्स। ये प्रोटोकॉल्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्सन रेफ्यूजी माना जाएगा और उसके क्या राइट हैं। हालांकि भारत इन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल को साइन नहीं करता है, ये भी याद रखिए। रिकॉग्निशन की बात करें तो द एजेंसी हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस। यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, 1954 एंड 1981 में। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट न्यू चीफ की, जिनको नया नया यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का चीफ इलेक्ट किया गया। तो ये जो बहराम सलीही साहब हैं, इनका टर्म 5 ईयर का रहेगा, जो कि जनवरी 1 2026 से स्टार्ट रहेगा। मतलब जनवरी 1 2026 से लेकर 2031 तक ये वर्क कर सकेंगे, ठीक है। He is the first UNHCR chief from the Middle East since the late 1970s, bringing a perspective from a region heavily affected by displacement. अच्छा, ये बात भी नोटिसेबल है कि 1970 से लेकर फॉर्मेशन कब हुआ यूएनएचसीआर का, 1950 में, और उसके बाद 20 साल के बाद 1970 से अब जाकर फिर से ये पहले यूएनएचसीआर के चीफ बने जो कि मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं। और मिडिल ईस्ट जो है वो अभी अपने रिफ्यूजी क्राइसिस या रिलीजन बेस्ड एट्रोसिटीज के लिए या बाकी ह्यूमन क्राइसिस के वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी जाना जा रहा है। तो आगे ये बात देखने लायक होगी कि यूएनएचसीआर क्या इन चीजों में अपने स्टेप्स लेता है, किस तरह से मिडिल ईस्ट रीजन में जो ह्यूमन क्राइसिस है या रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको कैसे डील करता है। इंडिया और यूनाइटेड नेशंस एचसीआर के हम रिलेशंस देखें तो इंडिया ने इन दोनों कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, ये भी सही है, यूरोसेंट्रिक डेफिनेशन होने की वजह से नहीं। बाकी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो हमारा पोरस बॉर्डर जो है वो भी रिफ्यूजी फ्लो के लिए इंडिया के स्टेट्स, अभी आसाम उस चीज से जूझ रहा है, बंगाल की हालत खराब है, त्रिपुरा की हालत खराब है, तो ये भी एक रीजन रहता है। दूसरा, इंडिया हैज नो डेडिकेटेड नेशनल रिफ्यूजी लॉ बट रिफ्यूजीज आर गवर्नड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946।
डिस्कस किया है मैंने इसको आसाम प्रहरी के सेशन में। आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर जाकर आसाम प्रहरी के सेशन में फॉरेनर्स एक्ट वाला लेक्चर भी देख सकते हो, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 21 दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स, एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो भी हमारे जुडिशियल बॉडीज है उनका प्रोटेक्शन भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। तो कल मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो तुम्हें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, वहां पे मैंने पूछा था कि इनमें से कौन से क्रॉप्स सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के। आंसर देखो क्या है, राइस। वाई राइस? क्योंकि राइस जो है ना, पैडी फील्ड्स हमारे यहाँ स्पेशली जो पैडीज उगाई जाती हैं वो ना सबमर्ज रहती है वाटर में, और जब वाटर में यहाँ पे सबमर्ज है ना तो दिस बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CH4 मतलब मीथेन। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस में सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है मीथेन एमिशन का। ये करेक्ट हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड का कैसे बनता है? तो देखो नाइट्रस ऑक्साइड का इस वजह से बनता है क्योंकि हम राइस में ना हम मैन्योर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में फिर रिलीज होते हैं, राइट। तो ये दो रीजंस हो गए, ये दो मेन चीज हो गई, मेन फैक्टर्स हो गए, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। और इनके एंथ्रोपोजेनिक एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? हमारा राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स। याद रखिए इसको। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था किस पर? मियावाकी मेथड पर। तो यहाँ पे ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आए हैं, तो आप अपने स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो या अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट मियावाकी मेथड इज यूज्ड टू रिस्टोर द ग्रीन कवर इन स्पेस स्टार्व्ड सिटी। मतलब वैसे सिटीज में जहां पर स्पेस की कमी है, यूजुअली इंडिया के हर सिटी में स्पेस की कमी है, and involves planting 2 to 4 different types of indigenous trees within every square meter। करेक्ट है। मियावाकी मेथड से हम क्या कर सकते हैं ना, सिटीज में जहां पर स्पेस की कमी है वहां पे हम 2 से 4 वेराइटीज के इंडिजीनियस ट्री को प्लांट करेंगे। इंडिजीनियस ट्री होने चाहिए मतलब उस रीजन में वो पहले से अवेलेबल होने चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि सिंस इंडिजीनियस ट्री को प्लांट कर रहे हैं तो उनको ना बहुत कम रख रखाव की जरूरत होती है, उनको ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉमिनल टेक केयर पे, नॉमिनल फर्टिलाइजर या मैन्योर देकर या पानी देकर आप उन ट्री को ग्रो कर सकते हैं। और जो सिटीज का, डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज का एक मेन इशू रहता है ना कि वो ट्री कवर लॉस करते जाते हैं, इस तरह से उस इशू को ना एड्रेस किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द प्लांट्स यूज्ड आर मोस्टली सेल्फ सस्टेनिंग एंड डोंट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस लाइक मैन्यूरिंग वाटरिंग। बिल्कुल सही, ये चीज मैंने तुम्हें समझाया कि मामूली वाटरिंग से, ऐसा नहीं है कि पानी देंगे ही नहीं, पानी देंगे, मैन्यूरिंग भी देंगे, बट मामूली देंगे, इतना नहीं कि रोज रोज पानी और खाद देना है, क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, इंडिजीनियस ट्री होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट ही इसको, सेकंड स्टेटमेंट भी ही हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि यस, मियावाकी मेथड इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो ट्री होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, रेगुलर मैन्यूरिंग एंड वाटरिंग के बिना भी वो ग्रो कर सकते हैं। सो यस, द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। समझ गए? मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स के आंसर देखे, उन्होंने बी चूज किया था कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं माय डियर, सेकंड वाला ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये देखो करेक्ट ही एक्सप्लेन कर रहा है ना कि इस सेल्फ सस्टेनिंग नेचर के वजह से, कम पानी या कम वाटर डालने की वजह से ही ये ट्री ग्रो कर सकते हैं। वही चीज तो फर्स्ट में लिखा था। सो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए, द सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ठीक। अब आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के ऊपर। अभी रिसेंटली नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे को सेलिब्रेट किया गया, आप इसके बारे में पढ़ें और जवाब दें। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है डाटा एक्सक्लूसिविटी नाम के टर्म पर। ये टर्म भी न्यूज में रहा, डाटा एक्सक्लूसिविटी। तो सबसे पहले तुम्हें डाटा एक्सक्लूसिविटी को पढ़ना है, फिर ये जो रिसेंट ट्रेंड है यूपीएससी के उसके अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके आंसर बतानी है। अब फ्राइडे का आपका प्री सिक्योर का सेशन इस तरह से कंप्लीट होगा। अब आपके लिए सैटरडे संडे का टास्क क्या हो गया? आप मंडे टू फ्राइडे जो मैंने प्री सिक्योर का सेशन करवाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करोगे, राइट, सो दैट आपका करंट अफेयर्स रेगुलर रिवाइज होता जाए। ठीक है, चलिए अब हम फिर मंडे को मिलेंगे प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टडी एंड रिविजन प्रॉपरली। जय हिंद।